तो हेलो व्हाट इज अप गाइस, दिस इज योर बॉय मिक्सर गाय एंड आई एम बैक हियर विद अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है आरआरबी एनटीपीसी की सबसे बढ़िया पोस्ट जो कि है JAA जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट। उसके बारे में मैं आपको आज उसका वर्क प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन और पोस्टिंग, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है प्रियम मजूमदार। आई एम करंटली वर्किंग एज एन ऑडिटर इन द प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑफिस ऑफ मिजोरम और इससे पहले मैं 1 साल डिब्रूगढ़ वर्कशॉप में एज एन अकाउंट्स क्लर्क काम कर चुका हूँ और मैं 2019 की एनटीपीसी बैच से सिलेक्टेड था। 1 साल मैंने डिब्रूगढ़ वर्कशॉप में काम किया, जिसके बाद मैं एसएससी में एज एन ऑडिटर सिलेक्ट हुआ, जिसके बाद मेरी पोस्टिंग अभी है मिजोरम में प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में। तो चलिए सबसे पहले हम पोस्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आपकी सिलेक्शन एज ए JAA हो जाती है तो आपकी पोस्टिंग होगी या तो DRM ऑफिस में, या फिर आपकी पोस्टिंग होगी जोनल हेडक्वार्टर्स में, या फिर आपकी पोस्टिंग होगी वर्कशॉप्स में जहां पर बोगिया वगैरह रिपेयर होने के लिए आती है। आपकी पोस्टिंग हो सकती है प्रोडक्शन यूनिट में जहां पर बोगिया वगैरह बनती है, या फिर आपकी पोस्टिंग हो सकती है TA में जो कि है ट्रैफिक अकाउंट्स ऑफिस। तो गाइस अगर हम DRM ऑफिस की बात करें, NFR जोन में टोटल 5 DRM ऑफिस हैं, कटिहार, रंगिया, तिनसुकिया, लामडिंग एंड अलीपुरद्वार। वर्कशॉप की अगर हम बात करें तो वर्कशॉप आपका है बंगाईगांव में और डिब्रूगढ़ में। और अगर हम ओवरऑल बात करें जो रीजनल हेडक्वार्टर है वो है आपका मालीगांव में, विच इज NFR मालीगांव हेडक्वार्टर, जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट जोन की देखरेख करती है। तो आगे अगर हम बात करें वर्क प्रोफाइल के बारे में, तो बेसिकली आपका काम पूरा डेस्क जॉब का रहेगा, पूरा ऑफिस वर्क रहेगा, फिक्स्ड आवर्स रहेंगे, 9 to 5 आपको काम करना पड़ेगा, कोई नाइट ड्यूटी वगैरह का कोई झंझट नहीं है। और अगर आप वर्कशॉप में पोस्टेड होते हैं या फिर आप प्रोडक्शन यूनिट में पोस्टेड होते हैं तो आपको मंडे टू फ्राइडे के अलावा सैटरडे को भी हाफ डे करना पड़ेगा, जो कि आपको DRM ऑफिस में या फिर हेडक्वार्टर्स में आपको नहीं करना पड़ेगा। तो आपका काम किस तरह का रहेगा अगर हम बात करना चाहें तो वो डिपेंड करेगा कि आपको कौन से सेक्शन में अलॉटमेंट दी गई। अगर आपको एडमिन सेक्शन में पोस्टिंग दी जाती है तो आपको सैलरी, लीव, ये सब आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सर्विस बुक जो होता है एम्प्लॉयज के, वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपको बिल सेक्शन में दिया जाता है, एक्सपेंडिचर सेक्शन जो कि हम बोलते हैं, तो वहां पर आपको कॉन्ट्रैक्टर वगैरह के जो पेमेंट्स होते हैं वो आपको हैंडल करने पड़ेंगे। अगर आपको बुक्स एंड बजट सेक्शन में अलॉटमेंट दी जाती है तो आपको रेलवे के खाता आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपको पेंशन सेक्शन में अलॉटमेंट दी जाती है तो आपको जो एम्प्लॉय रिटायर हो रहे हैं तो उनके पेंशन से रिलेटेड चीजें आपको हैंडल करनी पड़ेगी। तो चलिए अभी हम JAA के प्रमोशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो JAA में अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो आपको सबसे पहले प्रमोशन के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा अपेंडिक्स 2। ये बेसिकली प्रमोशनल एग्जाम नहीं है, ये बेसिकली आपका जो पोस्ट है वो आप परमानेंट हो जाएंगे। इनिशियली हम क्या होता है कि प्रोबेशन पीरियड में रहते हैं हम लोग, और अगर आप ये अपेंडिक्स 2 एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपकी जॉब परमानेंट हो जाएगी, यानी कि रेलवे आपको टर्मिनेट नहीं करेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यूजुअली पास हो जाते हैं लोग, तो इतना दिक्कत की बात नहीं है। अपेंडिक्स 2 पास करने के बाद आप 3 से 4 साल में बन जाएंगे AA, विच इज अकाउंट्स असिस्टेंट, जो कि एक लेवल 6 की पोस्ट है। AA बनने के बाद आपका जो अगला प्रमोशन होता है वो होता है एज अ सीनियर सेक्शन ऑफिसर, विच इज SSO, जो कि एक लेवल 8 की पोस्ट है। इस पोस्ट तक पहुंचने के लिए आपको और एक एग्जाम पास करना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड अपेंडिक्स 3A। अपेंडिक्स 3A देने के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो है, आप अगर नॉन ग्रेजुएट हैं, विच इज आप अगर 12th पास है तो आपको 5 साल कंटिन्यूअस रेलवे में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आपकी सर्विस होनी पड़ेगी। अगर आप ग्रेजुएट एम्प्लॉय हैं तो आपको 3 साल कंटिन्यूअस सर्विस होनी पड़ेगी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं प्लस 3 साल आपने कंटिन्यूअस काम कर लिया अकाउंट्स डिपार्टमेंट में तो आप डायरेक्ट एलिजिबल हो जाते हैं अपेंडिक्स 3A एग्जाम देने के लिए। और अपेंडिक्स 3A एग्जाम देते ही आप डायरेक्ट बन जाता है SSO, विच इज सीनियर सेक्शन ऑफिसर, जो कि लेवल 8 की पोस्ट है। तो इसके बाद अगर हम प्रमोशन की बात करें तो आपका अगला प्रमोशन होता है AFA, विच इज असिस्टेंट फाइनेंशियल एडवाइजर, जो कि एक लेवल 9 की पोस्ट है। लेवल 9 की पोस्ट तक आपको पहुंचने के लिए एज एन SSO 4 से 5 साल आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद एक एग्जाम होता है, वो भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। वो डिपार्टमेंटल एग्जाम अगर आप पास कर जाते हैं तो आप AFA के रैंक तक पहुंच जाते हैं, जो कि एक गैजेटेड पोस्ट है, लेवल 9 की पोस्ट है। एज एन AFA अगर आप 10 से 12 साल काम कर लेते हैं तो उसके बाद आपका अगला प्रमोशन होता है एज ए सीनियर AFA, जो कि होता है सीनियर असिस्टेंट फाइनेंशियल एडवाइजर, या फिर DFM, विच इज डिविजनल फाइनेंशियल मैनेजर। इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि अगर आप हेडक्वार्टर में पोस्टेड है तो आपको सीनियर AFA की पोस्ट दी जाएगी, अगर आप डिवीजन में पोस्टेड है तो आपको डिविजनल फाइनेंशियल मैनेजर की पोस्ट दी जाएगी। दोनों की सैलरी पे स्केल दोनों सेम है, बस पोस्टिंग अलग अलग है, ये डिफरेंस है दोनों के बीच। एज ए DFM या एज ए सीनियर AFA, जो कि लेवल 11 की पोस्ट है,
अगर आप 3 से 4 साल इसमें काम कर लेते हैं तो आपका नेक्स्ट प्रमोशन होता है सीनियर डीएफएम, जो कि लेवल 12 की पोस्ट होती है। एज ए सीनियर डीएफएम ही अगर आप 3 से 4 साल काम कर लेते हैं तो आपको लेवल 13 पहुंचा दिया जाता है। आपकी पोस्ट में कोई चेंज नहीं रहता, आपका जो पे स्केल है वो चेंज हो जाता है। बेसिकली वो लेवल 12 से लेवल 13 हो जाता है। सो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो आप एनटीपीसी क्रैक करने के बाद यहीं तक पहुंच सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा यंग है, अगर आप 18 साल या 19 साल की एज में अगर आप क्रैक करते हैं आरआरबी, एनटीपीसी और जेडब्ल्यू बन जाते हैं तो चांसेस रहता है कि आप एफएओ तक पहुंच सकते हैं। लेकिन रेलवे में बेसिकली एनटीपीसी से सिलेक्ट अगर आप होते हैं तो बहुत कम चांसेस रहता है। हम मान के चलते हैं कि एनटीपीसी क्रैक करने के बाद आप सीनियर डीएफएम जो कि लेवल 13 की पोस्ट है वहां तक आप पहुंच सकते हैं। तो गाइस आगे अगर हम सैलरी की बात करें तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आपको एक सैलरी स्लिप दिख रही होगी। ये बेसिकली है मेरे फॉर्मर कलीग की। मैं जब डिब्रूगढ़ वर्कशॉप में काम करता था तब मेरे कलीग हुआ करते थे। ही इज ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। उनका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, उन्होंने मना किया है। तो मैंने उनका जो भी पर्सनल डिटेल्स है वो सारा हाइड कर दिया है। तो ये सैलरी स्लिप आप देख सकते हैं, मंथ ऑफ अगस्त 2024 डिब्रूगढ़ वर्कशॉप। डेजिग्नेशन इज जेडब्ल्यू, डिपार्टमेंट इज अकाउंट्स और स्टेशन है डिब्रूगढ़ टाउन विच इज डिब्रूगढ़ वर्कशॉप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपकी बेसिक पे रहने वाली है 29,200। आप ज्वाइन जब करेंगे आपकी बेसिक पे ये रहने वाली है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिया जाएगा डियरनेस अलाउंस विच इज अभी 50% चल रहा है, विच इज 50% ऑफ बेसिक पे विच इज 14,600। आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा 2,700। आपको कंटिजेंट अलाउंस दिया जाएगा 384। आपको स्पेशल ड्यूटी अलाउंस दिया जाएगा। हाँ, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये जो है एसडीए जो है ये रेलवे में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को तो दिया जाता है स्पेसिफिकली। जम्मू एंड कश्मीर रीजन के बारे में मुझको आइडिया नहीं है, सो मैं कमेंट नहीं करूंगा। नॉर्थ ईस्ट में आपको बेसिक पे का जो 10% होता है वो आपको एज एन एसडीए दिया जाता है विच इज 2920, विच इज 10% ऑफ बेसिक पे। आपको और एक दिया जाता है स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस फॉर रिमोट लोकेशन विच इज 480 रुपीज। तो मेरे जो फ्रेंड है इन्होंने क्वार्टर लिया हुआ है तो इसके कारण इनको एचआरए नहीं मिल रहा है। तो अगर आप क्वार्टर नहीं लेते हैं तो आप एचआरए भी दिया जाता है, वो भी 10% होता है बेसिक पे का विच इज 2920 रुपीज। तो और यहाँ पर आपको और एक चीज दिख रहा होगा, ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस आपको हर महीने नहीं मिलता है, ये आपको तभी मिलेगा अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट आपको किसी काम से बाहर भेजे, आउट ऑफ हेडक्वार्टर भेजे। बेसिकली आप अगर डिब्रूगढ़ में पोस्टेड है तो डिब्रूगढ़ से बाहर अगर आपको भेजे कुछ अकाउंट्स डिपार्टमेंट के काम के लिए तब आपको दिया जाता है। तो ये ट्रैवलिंग अलाउंस भी उसी हिसाब से इनको 2501 दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यूटी डेज 31, ग्रॉस पे 52785 और इस तरफ हम देख सकते हैं इनका जो भी डिडक्शन है, जो भी रेलवे एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्कीम 30 रुपए और एनपीएस का हमारा डिडक्शन होता है बेसिक पे प्लस डीए का 10%, तो 4380 डिडक्शन होता है। इन्होंने घर लिया हुआ है इसलिए इनका हाउस रेंट कटता है, क्वार्टर लिया हुआ है, वाटर चार्जेस इनका लगता है 15 रुपए और प्रोफेशन टैक्स जो है वो आसाम में हर गवर्नमेंट ऑफिशियल को पे करना पड़ता है, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो ये होगा इनके डिडक्शन। टोटल रिकवरी इज 4973 और ग्रॉस पे इज 52785 और नेट पे इज 4781। तो हमारे फ्रेंड जो ये अगर क्वार्टर नहीं लेते तो यहाँ पर इनका नेट पे और 2920 बढ़ जाता, तो कुल मिला के नेट पे आपका 50,000 रुपए के आसपास आ सकता है। तो ये है कंप्लीट डिटेल्स रिगार्डिंग सैलरी। पूरा का पूरा सैलरी स्लिप मैंने आपको दिखा दिया, कुछ हिडन नहीं रखा मैंने यहाँ पर। तो गाइस यही था आज के लिए पूरा डिटेल्स, सैलरी, प्रमोशन, पोस्टिंग और वर्क प्रोफाइल, ये सारा डिटेल मैंने आपको आज बता दिया है। और मैं 1 साल काम कर चुका हूँ डिब्रूगढ़ वर्कशॉप में, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। जितने भी पुराने कलीग थे, जितने भी सीनियर थे, सभी बहुत अच्छे थे। वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स आज तक मैंने जहाँ पर वर्क किया है। तो बस आज का वीडियो इतना ही रहेगा। तो अगर आपके पास आरआरबी एनटीपीसी से या एसएससी से रिलेटेड, सीजीएल से रिलेटेड, सीएचएसएल से रिलेटेड, एमटीएस से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके पास है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं हर एक कमेंट का जवाब दूं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आज का वीडियो हम बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।